एवरीवन। आज से हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन या जिसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। ट्रांजैक्शन अब क्या होती है, मतलब एक बिजनेस है, बिजनेस में कई टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल लेकर आना, फिर उसे वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करना, फिर उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, और उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देना, कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं जो कुछ रिज़ाइन करके जाते हैं तो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जो कि इनफिनाइट होती हैं, जो एक बिजनेस में परफॉर्म करी जाती हैं। जिन एक्टिविटीज़ को हम मनी टर्म्स या मनी वर्थ में इजीली मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि किस में मेजर कर सकते हैं, मनी टर्म्स में। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसका उद्देश्य होता है कि हम प्रॉफिट कमा सके रिलेटेड टू मनी एंड मनी वर्थ दैट चेंजेस इट फाइनेंशियल पोजीशन। अब जब भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में, उससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। फाइनेंशियल पोजीशन का चेंज होने का मतलब कि उसके एसेट्स की वैल्यू, या हो सकता है लाइबिलिटीज़ की वैल्यू, या कैपिटल में कुछ चेंज आएगा। और जो ये तीन टर्म्स हैं, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल, ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे एज शोन बाय द बैलेंस शीट। अब ट्रांजैक्शंस के हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन का नंबर वन फीचर क्या, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है, जिन जो कि हम किस में मेजर कर सकते हैं, मनी टर्म्स में, और जिनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे इसमें एग्जांपल है, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश और क्रेडिट। मतलब जैसे हम गुड्स खरीदते हैं, अब कोई भी बिजनेस है वो क्या करता है, गुड्स खरीदेगा, माल खरीदेगा और उसे आगे बेचेगा, और इसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट। सिमिलरली जब वो सैलरीज पे करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, उसका भी मोटिव क्या होता है, अपने एम्प्लॉय से काम करवाना और उनको सैलरी पे करना। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। अब कुछ इसमें एग्जांपल दिया, जैसे सोशल एंगेजमेंट होते हैं। सोशल एंगेजमेंट लाइक, अगर एक्स है कोई, वो अपने फ्रेंड को गिफ्ट देता है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ही हम इसे कंसीडर करें, क्योंकि सोशल एंगेजमेंट है। बिजनेस का तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो बिजनेस की एक्टिविटी ही नहीं है। हम उसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, हम उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन के स्कोप से बाहर कर देंगे। दूसरा फीचर क्या है हमारा, ट्रांजैक्शन दो टाइप की होती है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि दो इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज के बीच में होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रेलवे हो गया, और मान ले कोई रतन टाटा स्टील्स होगी। अगर रेलवे रतन टाटा से कुछ स्टील या कुछ भी खरीदते हैं, तो ये क्या, दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। उसके बाद आई हमारी इंटरनल। इंटरनल जो वो एक्टिविटीज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर परफॉर्म होती है। जैसे अब कोई बिजनेस है, वो अपने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, या अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहा है, या रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहा है उनका। ये ट्रांजैक्शन क्या, एक बिजनेस के अंदर अंदर परफॉर्म हो रही है। हम इनको क्या कंसीडर करते हैं, इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आने का मतलब, अब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, जैसे गुड्स खरीदे या मशीन खरीदी, उससे या तो उसकी एसेट्स बढ़ेंगे या उसकी लाइबिलिटीज घटेंगी या बढ़ेंगी। एंड द सेम केस इज विद कैपिटल। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज, फोर्थ करेक्टर इज, द चेंज मस्ट बी कैपेबल और बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब जो भी चेंज आएगा हम उसे मनी या मनी वर्थ में इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, अगर आग लगने से कोई लॉस होता है, उसे मनी टर्म्स में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर है हमारा जिसको हमने गुड्स बेचे पर उसने हमें पे नहीं किया, इसे भी हम मनी टर्म्स में इजीली मेजर कर सकते हैं। ये क्या हुई हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑन द कंट्रेरी, अगर कोई एफिशिएंट मैनेजर था हमारी कंपनी में, अगर वो कंपनी छोड़ के जा रहा है, इनडायरेक्टली तो बहुत नुकसान होता है, पर हम उसे मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के गया कंपनी को, कि कितने लॉस हुआ, कितने लाख का लॉस हुआ, वो मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कंसीडर करेंगे हम। एंड सो ये चार करेक्ट फीचर्स थे जो डिफाइन करते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। पहला है कि हम उसे मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। दूसरा, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम क्या होगा, प्रॉफिट कमाना, और उससे क्या फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होगा। और कोई भी सोशल एंगेजमेंट हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में नहीं कंसिडर करते। बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है इवेंट। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ लिया हमने, बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है उसे बोलते हैं हम इवेंट।
फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल दिया जैसे सचिन है। सचिन क्या करता है, सचिन 4 लाख के गुड्स खरीदता है। 4 लाख के गुड्स खरीदने के बाद वो उसे 4.5 लाख में बेच देता है। और 20,000 का उसने जैसे कोई शॉप वगैरह रेंट पे हायर की हुई है, सो उसका वो रेंट पे करता है। सो उसमें ट्रांजेक्शन क्या हुई, उसने गुड्स खरीदे 4 लाख के और उसने कैश सेल कितने करी, 4,50,000, और पेमेंट ऑफ रेंट 20,000। सो ये तीन क्या हुई ट्रांजैक्शन बिजनेस में, जो कि बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करी जाएंगी। और इवेंट क्या होता है, जो इनका अल्टीमेट रिजल्ट होगा, जैसे कि गुड्स खरीदे 4 लाख के और गोडाउन का रेंट पे किया 20,000, तो उसका खर्चा कितना आया टोटल 4,20,000। बेचे कितने में, 4,50,000 में। सो डिफरेंस कितने का आया, 30,000। 30,000 का डिफरेंस आया, वो आया प्रॉफिट। और जो ये अल्टीमेट रिजल्ट आया इसे बोलते हैं हम इवेंट। सो ट्रांजेक्शन बिगिनिंग होती है और इवेंट क्या होता है, इवेंट उसका एंड होता है। सो ये ट्रांजैक्शन भी हो गया, इवेंट भी हो गया। अब हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है अकाउंट। अकाउंट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, मतलब रियलिटी में होता क्या है कि जो एक ट्रांजैक्शन है जो सिमिलर नेचर की है, अब उनको अलग अलग पेजेस पे ना रिकॉर्ड करने की बजाय एक पेज पे रिकॉर्ड करते हैं और एक नॉर्मल टी शेप में अकाउंट बनाते हैं हम। और उसी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड या एसेट से रिलेटेड, सो सारी एक्टिविटीज उसी प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं और उस प्लेस को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, अकाउंट। सच प्लेस इज कस्टमरली टर्म्ड एज एन अकाउंट। एन अकाउंट इज एन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या आइटम की पूरे का पूरा रिकॉर्ड किसी एक जगह पे रिकॉर्ड करना, और उस जगह को क्या बोलते हैं हम, अकाउंट। जैसे कि घनश्याम अकाउंट, राम अकाउंट, अकाउंट ऑफ मशीनरी, अकाउंट ऑफ सैलरी, अकाउंट ऑफ रेंट। सो इनका मतलब क्या, अकाउंट ऑफ रेंट, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी रेंट से रिलेटेड वो हम एक ही प्लेस पे रिकॉर्ड करेंगे। और उस प्लेस को हम किस तरीके से बनाएंगे, उसे हम टी लेटर की शेप में बनाएंगे। और जो टी लेटर की शेप होती है इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसे हम बोलते हैं डेबिट, और इसे हम नॉर्मली किस वर्ड से डिनोट करते हैं, डी आर डॉट। और जो राइट हैंड साइड होती है उसे बोलते हैं हम क्रेडिट साइड, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी आर डॉट। सो इन शॉर्ट अकाउंट क्या हुआ, सारी ट्रांजैक्शन जो एक ही नेचर की हो और उसे किसी एक प्लेस पे नॉर्मली रिकॉर्ड करना, और उस प्लेस को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, अकाउंट। अकाउंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कस्टमर का अकाउंट घनश्याम राम हो गया, एसेट्स का अकाउंट हो गया जैसे मशीनरी हो गया, एक्सपेंसेस हो गया जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट एक्सेट्रा। सो ये थी हमारा अकाउंट्स, अकाउंट या अकाउंट्स। एंड द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, अब कोई भी प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर होता है मतलब ओनर, ओनर जो कि बिजनेस शुरू करता है। सो वो शुरुआत में बिजनेस में जितना पैसा लगाएगा, अब वो पैसा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, वो गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वो एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। सो शुरुआत में जो जितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को चलाने में, सो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। It refers to the amount invested by the proprietor in a business enterprise. For the firm, it is liability toward proprietor. अब बिजनेस में क्या होता है, जब हम अकाउंट्स की बुक्स बनाते हैं तो हम उसमें ओनर होता है उसे अलग कंसीडर करते हैं और बिजनेस को अलग कंसीडर करते हैं। मतलब कि हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि उसके ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा, सो वो बिजनेस की क्या हुई, एक तरीके से लाइबिलिटी होती है। और कैपिटल का दूसरा नाम है इंटरनल लाइबिलिटी। नोट कर लीजिए, इंटरनल लाइबिलिटीज। कैपिटल इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड इन द बिजनेस, मतलब जो शुरुआत में पैसा लगाता है बिजनेस में, सो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम अब जैसे कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, सो हम जो उसमें स्टार्टिंग में मनी इन्वेस्ट करते हैं, सो उससे हम गुड्स खरीद देंगे, एसेट्स खरीद देंगे ताकि हम अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकें। और कैपिटल के एक तो इंटरनल लाइबिलिटी होता है इसका नाम, और दूसरा इसका नाम क्या होता है, ओनर इक्विटी भी बोलते हैं इसे, इसे नेटवर्थ भी बोलते हैं और इसे नेट एसेट्स भी बोलते हैं। सो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। एंड द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, जब कोई प्रोप्राइटर कुछ भी गुड्स हो गया या कैश हो गया जो बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, सो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। फॉर जैसे कि इसमें दिया एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स। अब इसमें किस टाइप का एग्जांपल हो सकता है, अब जैसे कोई बिजनेस है, अब कोई बिजनेस कर रहा है और उसने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख का प्रॉफिट कमाया तो बिलोंग किसे करता है, बिजनेस को।
पर अब जो ओनर है वो क्या करता है, उसमें से 10,000 का अपना पर्सनल इंश्योरेंस पे कर देता है। सो 10,000 जो उसने बिजनेस के फंड से निकाले अपने पर्सनल पर्पस के लिए, सो हम उसे बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है निकालना, और किसके लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, जिसे बिजनेस का कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। सो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि को फर्म का कर्ज है दूसरों पे, दूसरों पे मतलब इन द सेंस जो कि फर्म को पे करना है दूसरों को इन द फ्यूचर। अब कोई अमाउंट था जो कि फर्म को एट प्रेजेंट पे करना था, पर उसने अभी पे नहीं किया, वो फ्यूचर में पे करेगा, तो उसे बोलते हैं हम लाइबिलिटी। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओव्स। ओव्स मतलब जो कि फर्म पे करेगा किसे, आउटसाइडर को, इन फ्यूचर, जो उसने अभी नहीं पे किया। एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर, इसका मतलब क्या है, मतलब क्योंकि इसे क्या बोलते हैं हम, जो कि प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करते हैं, इसे तो हम कैपिटल बोलते हैं। सो इसे हम लाइबिलिटी नहीं कंसिडर करते, या इन शॉर्ट हम इसे इंटरनल लाइबिलिटी की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एक फर्म है, वो गुड्स परचेज करता है क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे। अब कोई फर्म है, उसने क्या किया, उधार पे गुड्स खरीदे किसी से। सो जो अब उसने जो गुड्स खरीदे, जो उसका अमाउंट होगा वो उसे फ्यूचर में पे करना है, और उस अमाउंट को क्या बोलते हैं हम, लाइबिलिटी। अब जैसे कोई फर्म है, मान ले कोई कंपनी है, वो क्या करती है, 10,000 के गुड्स खरीदती है किसी सप्लायर से, और उसने उसे अभी पैसे नहीं पे करे अभी, तो वो पैसे कब पे करेगी, फ्यूचर में। सो वो जो 10,000 रुपये हैं वो कंपनी की क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि वो उसे फ्यूचर में पे करने ही करने हैं। इसमें और एग्जांपल दिए हैं, जैसे बैंक अकाउंट इज ओवरड्रॉन। अब जैसे आप सबने सुना होगा, करंट अकाउंट की फैसिलिटी देता है बैंक। सो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने डिपॉजिट तो किए 50,000, पर हम 60 से 70 या इवन 1 लाख कैन बी विड्रॉन, मतलब 1,00,000 तक निकलवा सकते हैं। सो अब हमारे हमने डिपॉजिट कितने कर रखे हैं, सिर्फ 50,000, और हमने निकलवा कितने लिए, 1 लाख। सो डिफरेंस जो 1 लाख और 50,000 के बीच में कितना हुआ, 50,000। सो वो 50,000 हमारी क्या क्या हुई, लाइबिलिटी, क्योंकि वो हमें बैंक को पे करनी ही है करनी। और इसका दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि बिल्स पेबल। बिल्स पेबल्स भी हम लाइबिलिटीज में कंसीडर करते हैं, क्रेडिटर्स को भी हम लाइबिलिटी कंसीडर करते हैं, अनपेड वेजेस को भी लाइबिलिटीज कंसीडर करते हैं। और जो ये टर्म्स हैं, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे आगे। सो लाइबिलिटीज भी हमारी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। अब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स अलग अलग टाइप से लाइबिलिटीज को क्लासीफाई करते हैं। किसी बुक में किसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया होगा लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन, दूसरी बुक में अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासीफाई करी होंगी। सो हम ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज वी विल कवर। सो फर्स्ट टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज मतलब कि वो अमाउंट जो कि बिजनेस को किसे पे करना है, इन फ्यूचर प्रोप्राइटर को, मतलब करना है पे पर अभी नहीं किया। सो इंटरनल लाइबिलिटीज में क्या आती है, कैपिटल। कैपिटल जो हम पीछे कर चुके हैं, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब बिजनेस है, बिजनेस लगातार प्रॉफिट कमाए जा रहा है, पर उसने अभी तक मतलब प्रोप्राइटर को, मतलब जैसे डिक्लेयर कर दिया कि इतना हिस्सा प्रोप्राइटर को पे करेंगे, पर अभी तक पे नहीं किए। सो वो जो उसे बोलते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सो इंटरनल लाइबिलिटीज में 2 चीजें आती हैं हमारी, पहली क्या है, कैपिटल, एंड द सेकंड वन इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एंड द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज को छोड़कर जितनी भी लाइबिलिटीज बचती हैं, उन सबको हम क्या कंसिडर करते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल मतलब जो कि किसी बाहर वाले को पे करनी है इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड लोन्स। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जिसका मतलब हमने बेनिफिट तो अवेल कर लिया अभी। अब जैसे कोई इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का बेनिफिट तो हम ले रहे हैं, पर अभी तक हमने इंश्योरेंस की पेमेंट नहीं करी। सो वो क्या है, हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने उसका बेनिफिट तो ले लिया, पर हमने अभी तक उस एक्सपेंस को पे नहीं किया, सो हम उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि इसमें लाइबिलिटीज को हमने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और सेकंड इज करंट लाइबिलिटीज। सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती है, बेसिक सा फंड है, वो लाइबिलिटीज जो कि हमें 12 महीने के बाद पे करनी है इन द फ्यूचर। 12 महीने से ज़्यादा, एक भी दिन ज़्यादा हुआ तो हम उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज में कंसिडर करते हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन हो गया, बैंक से 5-10 साल के लिए कोई लोन उठा लिया। डिबेंचर्स हो गए, अब कंपनी को जैसे कैश कलेक्ट करना होता है, सो वो क्या
क्या करती है, मार्केट में जाती है और डिबेंचर्स इशू करती है और नॉर्मल पब्लिक से पैसा उठाती है। एंड द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज करंट लाइबिलिटीज। सो 12 महीने से ज़्यादा हैं जो लाइबिलिटीज, उनको क्या कंसीडर करते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और जो 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है हमें फ्यूचर में, उसे बोलते हैं हम करंट लाइबिलिटीज। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया। और जो ये जैसे ये जो एग्जांपल दिए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जरूरी नहीं है हमेशा करंट लाइबिलिटीज में ही आए। अगर अगर हमें कुछ ऐसी स्पेशल फैसिलिटी मिली है कि हम इनको 12 महीने के बाद भी पे कर सकते हैं, तो ये सारी लाइबिलिटीज हमारी किस में आ जाएगी, लॉन्ग करंट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। बट नॉर्मली ये 12 महीने के अंदर अंदर ही पे करनी पड़ती हैं, इसलिए हम इनको करंट लाइबिलिटीज में ही कंसीडर करते हैं। एंड ये हमारी करंट लाइबिलिटीज की डेफिनेशन है जो कि कंपनीज एक्ट में दी हुई है। कंपनीज एक्ट 3 पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं किसी भी लाइबिलिटी को क्लासिफाई करने के लिए कि आइदर इट इज करंट और नॉन करंट। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, अब जैसे कंपनी के पास कैश, स्टार्टिंग में कैश, कैश से उसने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से क्या, उस पर थोड़ा बहुत काम किया, वो क्या बढ़ना, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद क्या किया, फिनिश्ड गुड्स बनाए, फिनिश्ड गुड्स के बाद क्या किया, कस्टमर्स को बेचे, कस्टमर से बेचने के बाद उससे क्या किया, कैश कलेक्ट किया। सो ये जो एक कंप्लीट साइकिल है इसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल। सो करंट लाइबिलिटी की होती है जो कि नॉर्मली एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर सेटल हो जाती है, उसे बोलते हैं हम करंट लाइबिलिटीज। एंड द सेकंड पॉइंट इज इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। मतलब वो लाइबिलिटी जिनका मेन पर्पस होता है ट्रेड के लिए, उसे हम किस कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, करंट लाइबिलिटीज। और थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज ड्यू टू, मतलब वो जो कि 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाए जिस दिन से वो अराइज हुई। सो अगर इनमें से कोई सा भी पॉइंट सेटिस्फाई होता है तो उसे हम किसकी कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, करंट लाइबिलिटीज में। और अगर इन तीनों में से कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता तो हम उसे किसकी कैटेगरी में रख देते हैं, उसे हम रख देते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की कैटेगरीज में। अब हमने लाइबिलिटीज भी देख ली। लाइबिलिटीज के बाद हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, एसेट। एसेट का मतलब होता है कुछ भी, कोई भी प्रॉपर्टी या एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और is the property of a business enterprise including the amount due to it from others। मतलब कुछ भी, कोई भी प्रॉपर्टी होगी बिजनेस की या कोई भी है जो उसकी पोजेशन में है, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया। सो ये सब क्या होते हैं, बिजनेस के एसेट्स होते हैं, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। मतलब वो अमाउंट जो कि, जैसे किसी ने किसी को सर्विस दे दी बिजनेस ने, पर उन्होंने अभी तक उस इसके पैसे नहीं पे किए बिजनेस के, सो वो भी बिजनेस के एसेट्स कंसीडर करे जाएंगे, वो बंदे भी बिजनेस के एसेट्स में आएंगे। इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच enables a business enterprise to get cash और बेनिफिट इन फ्यूचर। या एसेट हम दूसरी डेफिनेशन में कैसे समझ सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि फ्यूचर में बिजनेस को कैश अर्न करने में मदद करेगी या कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगी फ्यूचर में, उसे बोलते हैं हम एसेट्स। एसेट्स के एग्जांपल क्या है, कैश हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गए, बसेस होगी, ट्रक्स हो गए, लाइव स्टॉक हो गया। ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति, जो कि बिजनेस की एक टोटल संपत्ति होती है, उसे बोलते हैं हम एसेट्स। एसेट्स के कितने फीचर होते हैं, तीन। इन तीन फीचर्स के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि हम इसे एसेट्स में कंसीडर करेंगे या नहीं। सबसे पहला वो वैल्यूएबल होगा, मतलब वैल्यूएबल मतलब उसकी कुछ वैल्यू होगी। एंड द सेकंड पॉइंट इज बिजनेस उनका क्या होगा, ओनर होगा। अब अगर बिजनेस उनका ओनर नहीं होगा तो हम उसे बिजनेस का एसेट्स नहीं कंसीडर कर सकते। अब फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास एक बाइक है तो वो क्या हुआ, मेरा एसेट हुआ। पर ये नहीं, पर मैं किसी भी पड़ोसी की बाइक पे हाथ रख के बोल दूँ कि मेरा एसेट्स है, क्योंकि वो मेरी पोजेशन में है ही नहीं, मैं उसका एक्चुअल में ओनर हूँ ही नहीं, तो वो मेरा एसेट्स में कंसीडर नहीं होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एज मेजरेबल मनी कॉस्ट। मतलब जो एसेट्स हमने परचेज किए हैं या कोई भी रिसोर्सेज हमने परचेज किया, उसके लिए हमने कुछ पैसा पे करा होना चाहिए। अगर हमने बिना पैसे पे किए कुछ चीज़ एक्वायर करी है तो हम उसे एसेट्स में नहीं कंसीडर करते। सो एसेट्स के 3 पॉइंट है, वैल्यूएबल होगा, और वो बिजनेस के होगा, उनका ओनर होगा,
और उसके लिए हमने कुछ पेमेंट करी होनी चाहिए, या मस्ट बी एक्वायर्ड एट मिजरेबल मनी कॉस्ट, मतलब हम उसे मनी टर्म्स में मेजर करें और हमने वो पे करी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज एसेट्स के टाइप। एसेट्स के टाइप, नंबर वन टाइप एसेट्स का नॉन करंट एसेट, वही सिंपल फंडा, वो एसेट जो कि एक बिजनेस में 12 महीने से ज़्यादा स्टे करते हैं और जिनका पर्पस क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जिनसे हम अपने गुड्स बनाते हैं या अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, और उनका मोटिव हमारा सेल नहीं होता, वो बिजनेस में बहुत लंबे टाइम तक स्टे करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल्स, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि हमने किसी के मान ली शेयर्स हो गए या डिबेंचर्स हो गए जो हमने 12 महीने से ज़्यादा के लिए परचेज कर रखे हैं, वो हमारी किस में आएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। एंड द नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर हो गया, ये सब हमारे किसकी कैटेगरी में आएंगे, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में अब हमने दो टाइप के एसेट्स देखे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट की भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है टेंजिबल और इनटेंजिबल में। टेंजिबल होते हैं वो जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे लैंड और बिल्डिंग को आसानी से टच कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, फर्नीचर, इसको आराम से देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना हम उसको फील कर सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं। जैसे कि अब किसी फर्म की गुडविल होगी, गुडविल होगी जो उसका नाम है, जो उसका फेम है मार्केट में, आप उसे टच तो नहीं कर सकते। अब उसके पेटेंट है, कॉपीराइट है, कॉपीराइट मतलब उसने कुछ ऐसी चीज़ डिस्कवर करी पर उसने गवर्नमेंट से कॉपीराइट करवाया कि ये चीज़ मैंने बनाई है, सो उसे हम टच नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क्स हो गए, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसे हम टच थोड़े ना कर सकते हैं। सो ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये सब आते हैं इंटेंजिबल एसेट। एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर आल्सो वैल्यूएबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स भी कीमती होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ टेंजिबल टेंजिबल एसेट्स जरूरी होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कुछ केसेस में टेंजिबल एसेट से मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है हमारा करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो कि नॉर्मली बिजनेस में होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, या जिनका हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन शॉर्ट जो कि 12 महीने के मैक्सिमम 12 महीने तक स्टे करते हैं बिजनेस में, उसे हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि शॉर्ट लाइव्ड एसेट्स हो गया, एक्टिव एसेट्स हो गया। एंड और करंट एसेट्स का मेन पर्पस क्या होता है बिजनेस में, दे आर रिटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल, मतलब वो सेल के लिए रखे जाते हैं बिजनेस में। फॉर एग्जांपल जैसे डेटर्स हो गया, डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं वो जिनको हमने अभी सर्विस उधार पे दे दी पर उन्होंने अभी हमें हमारी पेमेंट नहीं करी, सो हम इसको 12 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो डेटर्स क्या हुए हमारे करंट एसेट्स। इसके बाद हमारा क्या हुआ, स्टॉक। स्टॉक भी हम नॉर्मली 12 महीने के अंदर अंदर बेच देते हैं। सो इसके बाद हमारा बिल्स रिसीवेबल। सो करंट एसेट्स क्या हुए, जो हम 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, उन सब को हम करंट एसेट्स बोलते हैं। आफ्टर दिस डेफिनेशन ऑफ करंट एसेट्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में करंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, वो एसेट जिनको हम रियलाइज कर लेते हैं या जो कि हमने बिजनेस में रखे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, या कंज्यूम कर लेते हैं उनको बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स या सर्विसेज की। और मैक्सिमम इनकी स्टे कितनी होती है, विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब जो कि एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर बैलेंस शीट से या कंपनी के अकाउंट से वाइप आउट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं करंट एसेट्स। और इनका मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस में, फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, मतलब इनका पर्पस होता है कि ये यूज़ किए जाते हैं ट्रेड करने के लिए। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, और मतलब 12 महीने तक इनकी मैक्सिमम स्टे होती है, उसके अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये होते हैं हमारे करंट एसेट्स। नॉन करंट जो कि 12 महीने तक 12 महीने से ज़्यादा बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं, वो होते हैं नॉन करंट। और करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको 12 महीने के अंदर अंदर या तो कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है, या उनकी सेल कर दी जाती है, उनको कंज्यूम कर लिया जाता है प्रोडक्शन में या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है फिक्टिटियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स।
बेसिकली ये उस टाइप के एसेट्स होते हैं जो कि नाम नाम के एसेट्स होते हैं बट रियलिटी में एसेट्स होते नहीं। फॉर एग्जांपल, और इनको हम मतलब कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे आर रिकॉर्डेड जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लायंस। मतलब इनको हम बुक्स में इसलिए शो करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको हमें एज अ एसेट शो करना पड़ता है। जैसे कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। अब जैसे किसी कंपनी है, अगर कोई कंपनी उसे किसी साल बहुत बड़ा लॉस हो गया, सो वो उसे किसी एक साल में ना चार्ज करके उसे 5 से 10 साल में शो करते हैं। शो करते क्या है वो, अगर जैसे इस साल कंपनी को लॉस हुआ तो क्या करेंगे, जो इस साल का लॉस है उसे 10-15 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो जो करंट ईयर में चार्ज करेंगे उसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे कि पिछले साल का इतना लॉस हुआ था, ये हमने करंट ईयर के प्रॉफिट से चार्ज कर दिया। और जो बचा हुआ बैलेंस है उसे हम किस में दिखा देंगे, बैलेंस शीट में एज अ नॉमिनल एसेट। या शेयर इशू एक्सपेंस है। शेयर इशू एक्सपेंस मतलब अब कंपनी है, कंपनी ने शेयर इशू करे। अब शेयर तो बिजनेस में कब तक रहेंगे, जब तक कंपनी सरवाइव करेगी। सो जो उनको शेयर इशू करने के लिए जो खर्चा आया, सो उसे क्या करते हैं हम, उसे ओवर द ईयर हम स्प्रेड कर देते हैं। मतलब 10 से 15 साल में उसे स्प्रेड कर देंगे और हर साल उसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके हम उसे चार्ज करते रहते हैं अपने प्रॉफिट से। सो बचा हुआ अमाउंट जो हमने अभी चार्ज नहीं किया उसे हम किस में शो कर देंगे, एज अ नॉमिनल एसेट इन द बैलेंस शीट। एंड द सेम केस विद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अब एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया हमने, सो उसका बेनिफिट तो हमें 5 से 10 साल तक मिलेगा। सो हम करते क्या है, इस साल का खर्चा तो हम करंट उसमें करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे और बचा हुआ हम क्या बैलेंस शीट में शो कर देंगे एज अ नॉमिनल एसेट। सो ये एसेट रियलिटी में एसेट्स होते नहीं बट ये शो करे जाते हैं बैलेंस शीट में, ताकि हम इनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर सकें, जो हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे उसके अगेंस्ट। सो फिक्टिटियस एसेट के होते हैं नाम नाम के एसेट्स, जो कि हम बैलेंस शीट में शो करते हैं ताकि हम उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर सके अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट। सो ये ये हमारा एसेट्स हो गया कंप्लीट। So that's all for today.